हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्थिर विद्युत का पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं। आज हम स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है जिसके बारे में हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई स्थिर विद्युत क्या होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्थिर विद्युत क्या होता है, अच्छा मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो डेफिनेशन मैं बोलूंगा वो आप साथ में लिखते चलेंगे, आपके नोट्स भी बनते चलेंगे और प्रैक्टिस भी हो सकती है। ये वीडियो आप कई बार देख सकते हैं तो आराम से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि भाई स्थिर विद्युत क्या होता है। ठीक है, तो भौतिकी की ऐसी शाखा, भौतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश एवं उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो आपका नाम से क्लियर हो गया स्थिर विद्युत। स्थिर मतलब कि रेस्ट में है, मतलब विराम अवस्था में है, और विद्युत मतलब आवेश, मतलब भौतिकी की ऐसी शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं और उसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। तो अब हम पढ़ते किसके बारे में, आवेश के बारे में। तो बात आती है कि आवेश क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है आवेश क्या होता है तो तुरंत आप जवाब देते हो सर आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो मैंने आपसे प्रकार थोड़ी पूछा, मैंने आपसे आवेश की परिभाषा पूछी। तो कोई बच्चे बोलेंगे सर जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है या लेती है तो उस पर आवेश आता है। तो मैंने ये थोड़ी पूछा कि आवेश कैसे आता है या क्यों आता है, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं कि भाई आवेश क्या होता है। ठीक है, तो अगर आवेश की बात करें तो आवेश की जो परिभाषा होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो आवेश की परिभाषा क्या है, आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जो कि किसी वस्तु का विद्युत एवं चुंबकीय गुण बताती है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आवेश क्या है तो आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु का विद्युत एवं चुंबकीय गुण बताती है। या फिर इसकी एक और परिभाषा अपन ऐसे दे सकते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, तो आपका क्या है, आवेश के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आवेश क्या है तो आवेश की आप एक नहीं दो परिभाषाएं दे सकते हो। पहली परिभाषा तो ये हो गई कि आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है
जिसके कारण हम किसी वस्तु का विद्युत एवं चुंबकीय गुण समझा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो आवेश क्या है, एक ऐसी भौतिक राशि जो किसी वस्तु का विद्युत एवं चुंबकीय गुण बताती है, उसे आवेश कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या हो गई, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। या तो छोटे Q से करेंगे या फिर बड़े Q से इसको प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या है, कूलाम, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है, ठीक है। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। अब कूलाम और स्टेट कूलाम में क्या संबंध होता है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, या एक स्टेट कूलाम में कितने कूलाम होते हैं। तो एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है, या एक स्टेट कूलाम में 1/3 × 10⁹ कूलाम होता है, ठीक है। अच्छा, स्टेट कूलाम को ESU स्थिर विद्युत इकाई, ESU स्थिर विद्युत इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो वो भी कहा जाता है। तो एक कूलाम 3 × 10⁹ ESU स्थिर विद्युत इकाई मात्रक भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। अन्य मात्रक एब कूलाम, एब कूलाम, AB एब कूलाम। तो एक एब कूलाम किसके बराबर होता है, 10 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। और भी मात्रक अपन लिख सकते हैं आवेश के, कैसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं, बस उनमें आपके प्रत्यय जोड़कर लिख सकते हैं। प्रत्यय मतलब कुछ प्रीफिक्स, जैसे एक मिली कूलाम, स्मॉल m का मतलब होता है मिली, मिली मतलब होता है 10⁻³ कूलाम, ठीक है। एक माइक्रो कूलाम, म्यू मतलब लिखा माइक्रो, माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ कूलाम। 1 नैनो कूलाम, एक नैनो कूलाम, स्मॉल n मतलब नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलाम। 1 पिको कूलाम, 10⁻12 कूलाम। 1 फर्मी कूलाम, 10⁻15 कूलाम। बड़ी इकाई नहीं लिखते क्योंकि ज्यादा आवेश किसी वस्तु पर नहीं होता। एक कूलम आवेश के लिए बहुत बड़ी वस्तु चाहिए होती है, तो आवेश बहुत कम कम मात्रा में होता है, तो ये आवेश की इकाई हो जाती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र। तो जैसे अपन ने धारा का विमीय सूत्र पढ़ा है, A, ठीक है। तो आप जानते हैं धारा बराबर आवेश बटे समय, तो आवेश बराबर धारा गुणित समय। तो आपका धारा का विमीय सूत्र हो गया A, समय का क्या हो गया T। तो आवेश का जो विमीय सूत्र है वो क्या होता है, AT। आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाता है, AT। कई बार Q भी लिख देते हैं, ठीक है। या तो AT लिख दो या फिर Q लिख दो, ये आवेश का क्या हो जाता है, विमीय सूत्र हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि किसी वस्तु पर आवेश क्यों आता है, कैसे आता है वो अपन अलग पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं किसी वस्तु पर प्रश्न पूछा जाता है, किसी वस्तु पर आवेश क्यों आता है, किसी वस्तु पर आवेश क्यों आता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, उत्तर इतना आएगा, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, आवेश इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के
असंतुलन असंतुलन के कारण आता है जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। स्थानांतरण से होता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश आता है वो क्यों आता है कि देखो, आपका वस्तु, कोई भी वस्तु किससे मिलकर बनी है? परमाणु से मिलकर बनी है। परमाणु के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः परमाणु उदासीन होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, किसमें? 12वीं की परीक्षा में। तो आप याद रखेंगे परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, तो परमाणु पर आवेश पूछते हैं, धनावेश, ऋणावेश, उदासीन। तो परमाणु उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस पर जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है, अतः परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, अब अगर, और परमाणु उदासीन हो गया, प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक के अंदर। तो प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होगा। बाहर कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है। तो कोई वस्तु या तो इलेक्ट्रॉन दे सकती है या इलेक्ट्रॉन ले सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऋण आवेश कम हो गया, तो धनावेश बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऋण आवेश बढ़ जाएगा। तो किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के असंतुलन के कारण आता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वस्तु कितने प्रकार की होती है? 3, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला धनावेश, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देती है तो उस पर धनावेश आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो उस पर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाता है। ठीक है, दूसरा ऋणावेश। ठीक है, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि किसी वस्तु पर आवेश क्यों आता है। तो किसी वस्तु पर आवेश आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के असंतुलन के कारण आता है। और वो असंतुलन क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से। ठीक है, अब अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन दे रही तो ऋणावेश कम हो रहा है, मतलब धनावेश बढ़ रहा है। तो किसी वस्तु को धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या कर देती है? त्याग कर देती है। मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। वहीं पर अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी तो उस पर क्या आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। तो आवेश कितने प्रकार के होगा? 2 प्रकार के, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो
तो उस पर क्या आता है, धनावेश। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रही है तो उस पर क्या आता है, ऋणावेश। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, समझ के बतानी है कि यदि किसी वस्तु पर धनावेश दिया जाए, धनावेश दिया जाए तो उसका द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान, तो अगर किसी वस्तु को आप क्या दोगे, धनावेश दोगे, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा कि उतना ही रहेगा। तो आप समझो धनावेश कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन निकाल देती। मान के चलो मेरे सिर के बाद मेरे इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो मेरा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी किसी वस्तु पर धनावेश आता है यानी वो इलेक्ट्रॉन निकालती है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम, लेकिन बहुत ना के बराबर कम होगा। तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा किंतु ना के बराबर, ना के बराबर। ठीक है। अब यदि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर ऋण आवेश, ऋण आवेश दिया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऋण आवेश दिया मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ली, मैंने कोई चीज अपने अंदर जोड़ ली, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, मेरा द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं आकार, तो वस्तु पर किसी भी प्रकार का आवेश देने पर उसका आकार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चाहे आप धनावेश दो चाहे ऋणावेश दो, आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वस्तु पे एक ही प्रकार का आवेश है, मतलब पहले तो उदासीन थी, अब पूरे पे क्या आ गया, धनावेश आ गया। तो धनावेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा और आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पूरी वस्तु पर ऋणावेश भी आ गया तो ऋणावेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा और वो आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप किसी भी एक प्रकार का आवेश अगर वस्तु को देते हो तो उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर वस्तु को किसी भी प्रकार का आवेश दो, चाहे धनावेश दो चाहे ऋणावेश दो, उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये आवेश के बारे में हो गया बेसिक। अब अपन बात करते हैं आवेश के गुण के बारे में। आवेश के गुण, ठीक है। सबसे पहला गुण जो आवेश का आता है, क्या, यह एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि है। ठीक है। दूसरा, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखेंगे। दो वस्तु है, एक वस्तु है आपका जिसपे धनावेश है, ठीक है, दूसरी वस्तु है धनावेश है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण।
सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। अगर एक वस्तु पर ऋण आवेश है, दूसरी वस्तु पर भी ऋण आवेश है, तो इन दोनों में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण हो जाता है। वहीं पर एक वस्तु पर धनावेश है और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। अब एक जो मैं चीज बता रहा हूं वो आप याद रखेंगे, एक वस्तु आवेशित है और दूसरी वस्तु अनावेशित है। ये आवेशित है और ये अनावेशित है, तो इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, आकर्षण होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो स्टार्ट करके लिख सकते हो, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को सदैव आकर्षित करती है, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋण आवेशित हो। अगर सामने अनावेशित वस्तु रखी है तो क्या होगा? आकर्षण होगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं प्रतिकर्षण आवेश की एक स्थायी माप है। प्रतिकर्षण से हम स्थायी माप है मतलब अपन बता सकते हैं, कंफर्म बता सकते हैं सामने वाली वस्तु पर कैसा आवेश होगा। जैसे मैंने बोला ए पर पॉजिटिव चार्ज है, बी को ए पर धनावेश है, बी को ये प्रतिकर्षित कर रही है, तो बी पर कैसा आवेश होगा? आप बोल दोगे धनावेश होगा। मैंने बोला ए पर ऋण आवेश है और बी को प्रतिकर्षित कर रही है, ठीक है, प्रतिकर्षित कर रही है, तो बी पर कैसा होगा? ऋण आवेश हो जाएगा। लेकिन वहीं पर ए पर बोला मैंने, ए पर धनावेश है, बी को आकर्षित कर रही है। क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। ठीक है, तो बी पर कौन सा आवेश होगा? तो आप ये नहीं बोलोगे ऋण आवेश होगा, आप बोलोगे ऋण आवेश हो सकता है। होगा नहीं, हो सकता है, क्योंकि ये उदासीन भी हो सकती है, तो इस पर ऋण आवेश होगा। तो आपका प्रतिकर्षण क्या? आवेश का स्थायी माप है और आकर्षण आवेश का स्थायी माप नहीं है। ठीक है, दूसरा, यदि आवेशों का गुणनफल शून्य से बड़ा हो, शून्य से बड़ा हो मतलब धनात्मक हो, तो धनात्मक कब होगा? जब या तो दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे, तभी आपका गुणनफल शून्य से ज्यादा होगा। तो इनमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। तो इनमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं यदि दो आवेश इस प्रकार दिए गए हैं कि उनका गुणनफल शून्य से ज्यादा है और योग के बारे में या अंतर के बारे में कुछ दे देंगे, तो उनके मध्य कैसा बल लगेगा? तो अगर उनका गुणनफल शून्य से ज्यादा है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। अगर उनका गुणनफल शून्य से कम है यानी ऋणात्मक है, शून्य से कम है यानी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है कब होगा? जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा, तभी गुणनफल ऋणात्मक होगा। तो यहां पर क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, ये आकर्षण बल लगेगा। तो पहला गुण हो गया ये अदिश राशि। दूसरा गुण हो गया सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण। और उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु आकर्षित करती है। प्रतिकर्षण आवेश का स्थायी माप है, आकर्षण आवेश का स्थायी माप नहीं है। गुणनफल अगर आपका क्या होगा? शून्य से ज्यादा होगा तो प्रतिकर्षण होगा, गुणनफल शून्य से कम होगा तो आकर्षण होगा। ये दूसरे गुण के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, अब अगला आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है। आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है, अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश उसके सभी कणों के
आवेश के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर कुल आवेश निकालना है तो उसमें जितने भी कण हैं सबके आवेश को क्या कर दो, जोड़ दो, तो उसका कुल आवेश मिल जाएगा। ठीक है, चौथा, आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका आता आवेश के संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, किसी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, अर्थात आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही समाप्त होता है। ठीक है, आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही समाप्त होता है। ठीक है, आवेश संरक्षित रहता है। फिर पांचवा गुण आपका आता है आवेश अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब आपका कोई वस्तु गति करती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, वेग के साथ परिवर्तित हो जाता है, किंतु आवेश वेग के साथ परिवर्तित नहीं होता। अर्थात किसी गतिमान वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, गतिमान वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, जबकि द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला गुण आता है आवेश क्वांटीकृत होता है। अब सिद्धांत आता है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लेंगे आवेश की क्वांटीकरण का सिद्धांत। इस पर कई सारे सवाल भी पूछे जाते हैं, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो केवल आप इतना डिस्कस कर लो कि आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या बोलता है। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का
पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर जो आवेश का मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसको आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। यानी Q बराबर क्या हो गया, Ne। ठीक है, जहां Q किसी वस्तु पर आवेश का मान है, एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या या पूर्णांक है E इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अर्थात 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। माइनस का इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणे -19 कूलम होता है। तो ये हो जाता है आपका क्वांटीकरण का सिद्धांत हो जाता है। और कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा। तो इस पर कई ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। एक तो यही पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, ये अगर ऑब्जेक्टिव में माइनस साइन नहीं है तो केवल ये आपकी वैल्यू देख लेना, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होना चाहिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं बदलकर पूछ सकता हूं। कैसे पूछ सकता हूं कि न्यूनतम आवेश का मान कितना होता है। तो न्यूनतम आवेश कब आएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा। तो न्यूनतम आवेश या 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, बराबर होता है। तो न्यूनतम आवेश अगर पूछे तो 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, मूलभूत आवेश पूछे तो मूलभूत आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, वो भी आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यूनतम आवेश कितना है, इतना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, इतना, मूलभूत आवेश कितना है, इतना। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश क्या होता है, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। जब इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो ये होता है 1.76 गुणे 10 की घात 11 कूलम प्रति किलोग्राम। ठीक है, या फिर 1.76 गुणे 10 की घात 8 कूलम प्रति ग्राम। ठीक है, वैसे ये आपका कई बार ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कई बार पूछा गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कई बार पूछा गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इस पे और भी कई सारे न्यूमेरिकल सवाल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। अगर कोई दिक्कत आती है आप चैट के थ्रू, कमेंट के थ्रू मेरे पास डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मेरे को कॉल कर सकते हैं और जो भी दिक्कत है आपकी मैं रिजॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।